कोलकाता में जो बर्बर रेप और हत्याकांड ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, आज उसे पूरा 1 महीना बीत चुका है और इस 1 महीने में लगातार आक्रोश की आवाजें उठती रही हैं। इंसाफ के लिए मशालें जलती रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। कोलकाता की सड़कों पर इंसाफ के लिए क्रांति होती रही है और आज जब मैं ये खबर आपको बता रही हूं, उस वक्त भी कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसकी वजह यह है कि आज 9 तारीख, इसीलिए रात 9 बजे 9 मिनट पर 9 सेकंड का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको कोलकाता लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त गम और गुस्से में डूबा है कोलकाता। टॉर्च की रोशनी में इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं। आक्रोश 7वें आसमान को पार कर रहा है। कोलकाता की सड़कों पर मौजूद हर प्रदर्शनकारी की रगों में गुस्सा दौड़ रहा है। सिस्टम और कानून के खिलाफ खींच निकल रही है। हम लोगों का जो डिसीजन था ना कि वी वांट जस्टिस एंड नो सेफ्टी नो ड्यूटी, बट वेयर इज द जस्टिस। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। हम लोग भी कोई भी नेक्स्ट विक्टिम हो सकते हैं। बैनर, पोस्टर, टॉर्च और मोमबत्तियों की रोशनी उम्मीद कायम कर रही है कि शायद हालात बदल जाए। इसीलिए फिर से जुटे हैं ये ट्रेनी डॉक्टर्स और कोलकाता की आम जनता। एक बेटी को इंसाफ के लिए फिर से जुटा है ये हुजूम। इंसाफ उस बेटी को जिसके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ और उसकी जान ले ली गई। पूरा 1 महीना हो गया है इंसाफ की इस लड़ाई की शमा को जले हुए। वो 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात थी जब एक वहशी ने ट्रेनी डॉक्टर से न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लिहाजा 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट और 9 सेकंड तक विरोध की आवाजें बुलंद रहेंगी। 4 सितंबर को इसी तरह कोलकाता की सड़कों पर आक्रोश का प्रदर्शन हुआ था। इंसाफ की मांग के लिए हजारों लोग जुटे थे। आज फिर तस्वीर दोहराई जा रही है। 8-9 अगस्त की रात हुई घिनौनी वारदात के बाद आरोपी संजय रॉय की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन डॉक्टर्स के दिल में जो खौफ बैठा है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। लोगों को लगता है कि इस केस में बंगाल, ममता सरकार और पुलिस कुछ छिपा रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि प्रदर्शनकारी ट्रेनी डॉक्टर्स और आक्रोशित लोगों की जो भी मांगे थी वो पूरी की जा चुकी हैं। আমাকে আপনারা বলছেন आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को जो डिमांड दी सब पूरी हुई है। सभी अधिकारियों को हटाया जा चुका है। कमिश्नर 7 दिन पहले कई बार आए पदत्याग करने। दुर्गा पूजा आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो जानता है उसकी जरूरत होगी। कुछ दिन धैर्य रखने में क्या है। हालांकि ममता बनर्जी भले ही सफाई दे रही हो कि उनकी सरकार ने सख्त एक्शन लिया, लेकिन ना तो प्रोटेस्ट करने वाले ना ही बीजेपी उनके दावों को मानने के लिए तैयार है। बीजेपी तो उन पर हमलावर है। जो भारत और पश्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संविधान की, और भक्षक निर्ममता बनर्जी, उनको शर्म नहीं आ रही है। ये सही नहीं समझा कि वो पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हो, वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हो सकती है। भले ही ट्रेनी डॉक्टर्स इंसाफ के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने हड़ताली डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दिया है और नहीं लौटने पर राज्य सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। तो बेटी के साथ जो नाइंसाफी हुई, जो अन्याय हुआ, वो 1 महीना उसे हुए बीत चुका है, लेकिन अब तक इंसाफ की आस ही लगी है। वो कैसे पूरी होगी ये नहीं पता और इसीलिए आज आक्रोश कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। कोलकाता के श्याम बाजार इलाके से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, दिखाइए जरा, क्योंकि ये इंतजार कितना लंबा है किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद इस रोशनी के जरिए लिए हाथों में ये सारी महिलाएं जो सड़कों पर उतरी हैं, इस प्रदर्शन को किस तरीके से आज वहां किया जा रहा है,
और चाहती क्या हैं बेटियां? देखिए, जो काम जनता की आवाज नहीं कर सकी वो काम शायद इस बार जनता की चुप्पी कर जाए। 9 मिनट 9 बजे आज 9 तारीख को 9 सेकंड तक, यानी कि ये पूरा जो वाकया है उसको आज किस तरह से सार्थक किया जा रहा है, मैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। मैं इस समय श्याम बाजार क्रॉसिंग पर हूँ। आमतौर पर यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती है और लगातार ट्रैफिक चालू रहता है, लेकिन इस समय जो चल रहा है वो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एक स्लोगन नहीं, एक आवाज नहीं, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ खड़े हैं और मांग रहे हैं इंसाफ। एक ऐसी इंसाफ की गुहार जिसका इंतजार है कि कभी तो सुना जाएगा। आज सब यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? आज 9 सितंबर है और आज जो तिलोत्तमा का जो रेप एंड मर्डर हुई थी उसका आज 1 महीने हो रही है, तो इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर खड़े हैं इसके प्रतिवाद के लिए। एंड आज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ममता बनर्जी कहती है कि ये सारे दल वाले और पार्टी वाले लोग। ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। एंड ये हम लोगों को नहीं पता कि वो ऐसे क्यों कह रही है। हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और जहाँ पर आपको हाथ में लोग तिरंगा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये हाथ में हाथ पकड़े लोग। तो 9 तारीख 9:09 और ये 9 मिनट का विरोध है शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन आवाज यहाँ बुलंद की जा रही है उस अन्याय के खिलाफ जिसमें इंसाफ मिलना अभी बाकी है। शुक्रिया आपका मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इंसाफ के लिए डॉक्टर्स का आवाज उठाना वाजिब है, लेकिन न्याय के लिए जारी इस लड़ाई का खामियाजा वो मरीज भुगत रहे हैं जो इलाज की उम्मीद लेकर डॉक्टर्स के दरवाजे पर आते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को 1 महीना बीत चुका है, बावजूद इसके डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन और मरीजों की मुसीबत ये दोनों ही अभी जारी हैं। इसीलिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स को 2 टूक कह दिया कि विरोध प्रदर्शन तो वाजिब है, लेकिन वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भी समझें और तुरंत अपने काम पर लौट जाएं, नहीं तो कानूनी सख्ती डॉक्टर्स पर भी लागू होगी। रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही डेथ सर्टिफिकेट क्यों और किसने जारी किया? घटनास्थल से सैंपल किसने जुटाए? लेडी डॉक्टर के शव का चालान कहां है? और आखिर कब तक इंसाफ के लिए अस्पताल छोड़कर प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर्स? कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक डॉक्टर्स को लेकर नरमी बरत रही अदालत ने पहली बार सख्त रुख अख्तियार करते हुए डॉक्टर्स को काम पर लौटने का आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सेवा ही डॉक्टर्स का पेशा है। डॉक्टर आम जनता की मुश्किलों को दरकिनार नहीं कर सकते। डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कल 5 बजे तक डॉक्टर्स अपने काम पर आ जाएं और अगर वे आ जाते हैं तो उनके विरुद्ध कोई एक्शन ना लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि कौन कांस्टेबल या कौन व्यक्ति डेड बॉडी को लेकर गया, विक्टिम की को डॉक्टर्स को सौंपा, उसका भी एक जो फैक्ट है वो पूरा सामने आना चाहिए। इसको लेकर एफिडेविट फाइल किया जाएगा। गवर्नमेंटेर একটা সুপ্রিম কোর্টেরই নির্দেশ আছে। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जूनियर डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए। मैं भी यही कहूंगी, एक प्रतिनिधि मंडल चाहे तो आकर मुझसे मिले, मैं बात करने को तैयार हूँ। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद सीजीआई ने पुलिस जांच को लेकर कई सवाल खड़े किए, जैसे क्या शव के चालान के बगैर ही पोस्टमार्टम किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव चालान का जिक्र क्यों नहीं है? और सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट की फुटेज क्यों दी गई? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लेडी डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने अननेचुरल डेथ की एफआईआर तो दोपहर 2:55 पर दर्ज की थी, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट करीब 1 घंटे पहले यानी 1:47 पर ही जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच के लिए 1 हफ्ते का और समय दे दिया है और 17 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में जांच एजेंसी से कोर्ट के सामने एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। और अब मैं आपको कानपुर लेकर चलूंगी,
जहां सिलेंडर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश नाकाम होने के बाद जांच एजेंसीज अब इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि एक के बाद एक ट्रेनों को निशाना बनाने की कोशिश और पटरी से उतरी ट्रेनें क्या वाकई ये हादसा ही थी या फिर ये कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं। कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच यूपी एसटीएफ समेत कई खुफिया एजेंसीज भी कर रही हैं, जिनके रडार पर है आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल। अगर पटरी पर रखा यह सिलेंडर फट जाता, अगर तेज रफ्तार कालिंदी एक्सप्रेस पलट जाती, अगर ट्रेन में आग लग जाती तो जरा अंदाजा लगाइए कानपुर में तबाही का मंजर कितना दर्दनाक होता। लेकिन इसे कालिंदी एक्सप्रेस के मुसाफिरों की किस्मत ही कही कि कानपुर में रेल पलटने की साजिश फेल हो गई, लेकिन सिलेंडर वाले षड्यंत्र ने रेलवे यूपी पुलिस की नींदें उड़ा दी। कालिंदी एक्सप्रेस के मामले में घटनास्थल से बरामद संदिग्ध चीजों में कन्नौज की एक मिठाई की दुकान का डिब्बा भी है, जिसके आधार पर पुलिस दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरपीएफ, जीआरपी, यूपी पुलिस के साथ आईबी और एनआईए भी मामले की जांच कर रहे हैं। अब तक 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सभी संदिग्धों से किसी अज्ञात जगह पर पूछताछ हो रही है। जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह, ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पर करके ही डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश पहली घटना नहीं है। कभी पटरी पर पत्थर रखे मिल रहे हैं तो कभी ट्रैक पर लकड़ी रखकर ट्रेन पलटने की साजिश की जा रही है। पिछले 6 दिनों में ट्रेन डिरेल करने की कोशिश के 3 और ट्रेन पर पत्थरबाजी के 2 मामले सामने आ चुके हैं। 4 सितंबर को वाराणसी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, तो 5 सितंबर को हजारीबाग में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर मारे गए। सबसे पहले तो ये है कि ये दूसरा मामला है। इसके पहले एक और लकड़ी रखने का मामला आया था, उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्टेड हैं और इसमें जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। लगातार हम लोग इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। आरपीएफ द्वारा लगातार गश्त भी किया जा रहा है ऐसे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उन जगहों के। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामलों को देखते हुए कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की कोशिश की भी आतंकी साजिश के एंगल से जांच हो रही है। इसके अलावा हाल ही में हुए रेल हादसों में भी आतंकी एंगल की तफ्तीश हो रही है। अंदेशा है कि इन तमाम हादसों और कोशिशों के सूत्रधार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस है। क्या नौजवानों के कौशल को देश में सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या आइडिया ऑफ इंडिया पर कोई खास विचारधारा हावी हो गई है? अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी ने देश में स्किल डेवलपमेंट और विचारधारा को लेकर जो बयान दिए हैं, उसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि दरअसल विदेशी जमीन से देश को बदनाम करने वाले बयान देना राहुल गांधी की आदत हो चुकी है। लेकिन सवाल तो यह है कि अमेरिका में आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा है और क्यों कहा है? दो दिवसीय अमेरिका दौरे पर निकले राहुल गांधी ने टेक्सास में भारतवंशियों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचकर सिर्फ मोदी सरकार पर ही हमला नहीं किया, बल्कि पड़ोसी देश चीन की तारीफ भी कर दी। I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. भारत में स्किल डेवलपमेंट पर दिए इसी बयान पर बीजेपी बोल रही है कि राहुल गांधी की नजरों में चीन ही सबसे बेहतरीन मॉडल है। राहुल गांधी जी बहुत तरीका से चाइना को हमेशा प्रमोट करता है। वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और चाइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जिस स्किल डेवलपमेंट पर सवाल उठाया है, बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहा है।
2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद था देश के युवाओं में स्किल डेवलप करके उन्हें रोजगार मुहैया करवाना। करीब 1 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग इस योजना से जुड़े। 1 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रशिक्षण लिया। 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोगों को मान्यता मिली और 24 लाख 38 हजार लोगों को PMKVY के तहत रोजगार मिला। चीन में बेरोजगारी ना होने वाले राहुल के बयान से भी बीजेपी नाराज है। जुलाई 2024 में चीन में 16 से 24 साल के 17.1% नौजवान बेरोजगार थे, जबकि जून 2024 में यही बेरोजगारी दर 13.2% थी और मई में 16 से 24 साल की उम्र के 14.2% नौजवान बेरोजगार थे। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी एक विचारधारा के कब्जे का आरोप लगाया है। Huge problem in the education system is the ideological capture. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. That's really damaging. आपने कभी बिल क्लिंटन को या जॉर्ज बुश को या फिर डोनाल्ड ट्रंप को या फिर बाइडेन साहब को आपने विपक्ष में रहते हुए भी किसी दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बुराई करते हुए नहीं सुना होगा। ये सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं रहे, बल्कि वो एक दूरदर्शी नेता हैं जिनका बीजेपी के पास कोई तोड़ नहीं है। Contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees, I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. और अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट जानने के लिए देखिए 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। यूपी के मुरादाबाद में बाघ दिखने से दहशत का माहौल है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा इलाके में किसान ने खेतों में बाघ को घूमते हुए देखा, जिसके बाद किसान ने बाघ का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। श्रीनगर के नरबाग इलाके में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह लोग अपने घरों में थे, तभी अचानक आग लग गई, जिसमें 3 घर बुरी तरह झुलस गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। पांगी गांव में पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें सेब के बागान पर जा गिरी। खौफनाक लैंडस्लाइड में सेब के बाग पूरी तरह बर्बाद हो गए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। नगर निगम ने करीब 50 से ज्यादा अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई दुकानें, मैरिज हॉल को धराशायी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने पहले ही जगह खाली करने का नोटिस दे दिया था। यूपी के फिरोजाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेजी से आ रही कार ने एक ठेले वाले और 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। इस हादसे का खौफनाक वीडियो एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। हैदराबाद से गणपति प्रतिमा से लड्डू चोरी होने का मामला सामने आया है। बाजूपल्ली इलाके में रात के वक्त चोर पंडाल में घुसा और गणपति के हाथ में रखा बड़ा लड्डू चुराकर भाग निकला। सुबह जब लोगों की नजर गणपति के हाथों पर गई तो वहां से लड्डू गायब मिला। साउथ अमेरिकी देश बोलीविया के जंगलों में आग लगने से कोहराम मचा हुआ है। बोलीविया ने आग की इस घटना पर नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दी है। करीब 4 मिलियन हेक्टेयर इलाके को आग की लपटों ने अपनी जद में ले लिया है। लगातार आग से बचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी जंगल की आग ने भीषण तबाही मचाई। यहाँ लॉस एंजल्स के जंगलों में आग की लपटों की वजह से 35,000 से ज्यादा इमारत डेंजर जोन में आ गई है। इस आग ने लगभग 27 स्क्वायर मील जंगल को जलाकर खाक कर दिया। प्रशासन की ओर से आग बुझाने का काम किया जा रहा है। वियतनाम में यागी तूफान का कहर देखने को मिला। तूफान की वजह से एक विशालकाय ब्रिज धराशायी हो गया। पुल के गिरने से 2 मोटरसाइकिल, 10 कार और एक ट्रक भी नदी में समा गए। जानकारी के मुताबिक इस हादसे के बाद 13 लोग नदी में बह गए। और अब बात दिल्ली में साफ हवा के लिए हो रही कोशिश की। केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में ना तो पटाखे बिकेंगे और ना ही जलाए जाएंगे। हर साल सर्दियों में साफ हवा को तरसते दिल्ली वालों को अब की बार शुद्ध सांसें देने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार सर्दियों से पहले ही बड़ा कदम उठाते हुए मौसम के करवट लेने से पहले ही एक्शन मोड में नजर आ रही है।
इसी के तहत दिल्ली सरकार ने त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि इस बार भी दीपावली समेत तमाम त्योहारों पर दिल्ली वाले पटाखे नहीं जला पाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी दिल्ली में हर तरह के पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इनमें ग्रीन आतिशबाजी भी शामिल है। खुले बाजार ही नहीं बल्कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक रहेगी, जो 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। प्रयास करेंगे और प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए पटाखों का उपयोग नहीं करेंगे। त्योहारों को हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। 1 जनवरी तक जो है इसका प्रभाव रहेगा। जब से नोटिफिकेशन होगा उसके बाद 1 जनवरी तक। बैन तो पिछले साल भी लगा था, लेकिन फिर भी दिवाली के आसपास दिल्ली में सारी रात पटाखे जलते रहे। पटाखों का दिल्ली के प्रदूषण पर क्या असर होता है, पिछले साल के आंकड़ों से पता चलता है। पिछले साल दिवाली वाले दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 218 था। पटाखे जले और दिवाली के अगले दिन AQI 358 पर पहुंच गया। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि पटाखों ने दिल्ली का प्रदूषण 1% तक बढ़ा दिया। हालात दिवाली के वक्त सबसे ज्यादा खराब रहे, जब प्रदूषण के आंकड़े WHO की जारी लिमिट से 30 गुना ज्यादा पहुंच गए। ये तो बात रही पटाखों की। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण कौन से हैं। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण इंडस्ट्री की देन है। 30% प्रदूषण राज्य में इंडस्ट्री की वजह से है। प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में व्हीकल्स की संख्या, जो लगातार बढ़ रही है। 28% प्रदूषण व्हीकल की देन है। 10% प्रदूषण घर घर में इस्तेमाल होने वाले बायोमास फ्यूल के चलते होता है। 5% प्रदूषण पराली जलाने से होता है। 4% प्रदूषण दूसरे एग्रीकल्चर बर्निंग से फैलता है। पटाखों पर प्रतिबंध के अलावा दिल्ली सरकार का दावा है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए वो कई और योजनाओं पर काम कर रही है। बहरहाल दिल्ली की तस्वीर इस साल कितनी बदलेगी, ये देखने के लिए ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।